दोस्तों, एफबीआई ऑफिसर यह देखकर परेशान थे कि अगर जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए, वह फिर भी भाग नहीं सकता। वहां अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को उनके भागने की जरा बराबर भी भनक नहीं पड़ी। न सिर्फ एफबीआई बल्कि उसकी 3 टॉप लेवल एजेंसियां भी इस केस को सुलझाने में एडी छोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। फॉरेस्ट किंग टीवी के वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पैसिफिक ओशन में मौजूद यह छोटा आइलैंड सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। यह आइलैंड समुद्र में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो यह आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सार्जेंट्स की 24 घंटे 7 दिन मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेर रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहां अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनकैपेबल का दर्जा हासिल था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सर ब्रह्म तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी मेहनत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मुख्य किरदार ये 4 लोग हैं। जॉन और क्लैरेंस एंगलन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रोबरी के केस में यहाँ रखा गया था। फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों से ऑन एंड ऑफ जेल की सजा काट रहा है, इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेल से भागने की कोशिश कर चुका है, इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला यह है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही खिचड़ी पकाते रहे। इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलन भाई समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको यह बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बने यह डमी हेड रख दिए थे। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। यह मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे। उन्होंने यह समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी। लेकिन कहानी में उनका नाम और निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज सताई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक नहीं 3 प्रिजनर्स भाग तो कैसे गए। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सर प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। यह देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानी तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, यह चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई समझी और इन्वेस्टिगेटर्स को सर प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने आईआरएफ किया था कि सर प्लान असल में उसका था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था, क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सर्कल को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीने से चारों मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द खुदाई करते थे। वो किचन से चुराए हुए चम्मचों की मदद से यह काम करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वह इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। यह काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था, जब जेल में काफी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है,
जहां वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राज में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर्स भी मेंटेनेंस करते हुए छत पर जाते थे और इस बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट ऊंची फेंस को टॉप करके भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेनकोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखा था। यह रेनकोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे, जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट जैसी कोई चीज भी बनाई थी, जो रात के ठंडे पानी में डूबने से बचाएगी। पर FBI के लिए अब सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड पर उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज के गिर्द सारे मेनलैंड्स पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रोबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजनर्स को समंदर निकल गया। यहाँ पर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक B की छत पर मौजूद फुटप्रिंट्स, जहाँ ये सारी चीजें बनाई गई थीं, वह सीक्रेट वर्कशॉप और जीपी पर लटक कर वो नीचे उतरे थे। उसे पर पैरों के निशान देखकर यह तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया गया। पर उनको ना प्रिजनर्स मिले और ना ही कोई राफ्ट, लाइफ जैकेट। यह पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बन गया था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड्स को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिसमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान जैसे फैमिली फोटोज और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इसे यह अंदाज लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि ये आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रिजनर आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली, ना कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी ये है कि तीनों प्रिजनर्स राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेनलैंड पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विनर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लैरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को यह भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिनों पर 2 ख्वातीन अजीब से मेकअप में आती गई हैं, जो शायद जॉन और क्लैरेंस ही भेष बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों कभी नजर नहीं आए। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों के बाद एंगलिन ब्रदर्स के कजिन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये एंगलिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन US मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं उनकी उम्र एंगलिन भाइयों से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई आता पता नहीं चल सका। एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज को बैंड कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हारकर FBI ने भी ऑफिशियली इसके केस से हाथ उठा लिया। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां ये केस अभी तक खुला हुआ है, और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते, उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, या फिर उनकी उम्र 99 नहीं हो जाती। अल्काट्राज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट ब्लॉक B की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले एंगलिन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है फॉरेस्ट किंग TV की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।